मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाऊं? हाँ सुनाओ ना, बिल्कुल सुनाओ। सुनिए। अच्छा, एक बार जो सुनना चाहते हैं मोदी जी पर वो हाथ उठाएं। लो जी, सब बड़ी सुनना चाहते हैं। अभी रुचि खत्म नहीं हुई ना। इसी बात को ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि मोदी जी पर आप सुनाएंगे क्या। यही तो आश्चर्य करोगे आपके मोदी जी पर सुनाऊंगा क्या। एक शब्द खिलाफ नहीं बोलूंगा, एक शब्द उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा। और उसमें कविता में हरिओम पवार जिंदा है। मेरी आज भी मान्यता है, जब मैंने 40 साल पहले कविताएं लिखनी शुरू की तब मैंने इस सिद्धांत को स्वीकार लिया था, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों के समर्थन किए, या तो कविताएं मर गई या सरकार गिर गई। मैंने जीवन भर सरकारों का समर्थन किया ही नहीं। एक कविता लिखी, वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने उनके परमाणु विस्फोट के समर्थन में एक लंबी कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश हुए, बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी, दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार बचेगी। और कुछ दिन बाद इतिहास में लिखा हुआ है, कविता बची, सरकार गिरी। उसके बाद मैंने सरकारों के पक्ष में नहीं लिखा। अच्छा, पिछले दिनों साहब मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, मैं छिपाऊं भी तो छिपती तो है नहीं बात। मैं बाबा रामदेव के साथ काम करता हूं। जिस सरकार को हटाना चाहते थे बाबा रामदेव, जो आंदोलन चला रहे थे, शायद उसमें कहीं आगे पीछे इधर उधर मैं भी था, गजेंद्र भी था, मैं था, गजेंद्र था, हम बाबा के साथ थे। हालांकि हमें यह नहीं पता था बाबा क्या चाहते हैं। ये हमें आज भी नहीं पता कि बाबा क्या चाहते हैं। ये पता है कि वो 3000 परिधान ला रहे हैं। परिधान एक नई रेंज लेके आ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। अच्छा, जिनको हटाना था वो हटा दिए, जिनको लाना था वो ला दिए। अब हम करें क्या। यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया मैं, और कोई काम बचा नहीं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, एक शब्द पक्ष में नहीं है उनके, एक शब्द खिलाफ नहीं है उनके, और ये देश बोलता है कविता में। मैं आपको ये कविता सुना देता हूँ, पूरी नहीं, उसका थोड़ा हिस्सा सुना देता हूँ। समय की जो सीमाएं हैं, 1 बजे तक की आयोजकों को परमिशन है। देखिए, मैं कई बार मैं उस कानून को तोड़ने का हिस्सा बन जाता हूं जो बनवाने में मैं कभी योगदान था मेरा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो जनहित याचिका दायर हुई थी साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए, वो हम लोगों ने की थी। मेरठ के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर की थी, उनमें मैं भी था, मेरे भी दस्तखत थे कि देश में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, ये नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जनहित पर पहला फैसला 1996 में जब आया था, वो हमारे कारण आया था। और अब इसको अक्सर मैं ही तोड़ता हूं। क्या मैंने ये पंगा किसके कारण पैदा हुआ? नहीं, ये जरूरी है, लेकिन अब छूट होती है, 15 दिन की छूट हुई बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल में 15 दिन ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा, तो उन 15 दिन में से आज 1 दिन है। मैं सुनिए, मन से सुनिए। क्यों साहब, ठीक है ना? ये पीछे बैठे सारे हमारे आदरणीय आयोजक लोग सोच रहे हैं फंस गए, काहे को हाँ गजेंद्र से कहा होगा कि इसे बुलाओ। देखिए, मेरा गड़बड़ ये क्या साहब, जब तक मैं 4 कविताएं नहीं सुना लेता मेरा गला खुलता ही नहीं है। मैं 4-5 साल बाद आया हूं और कई संस्थाओं को मिलके, ये कई संस्थाओं का मिला जुला कार्यक्रम है ना, एक का ही है, अग्रवाल एक ही संस्था है। तो पिछले 4-5 साल से आर्थिक तंगी में थी क्या? शंकर चौक पे कविताएं सुनाते थे। 1 साल पहले आया था। अच्छा, पिछले साल नोटबंदी के कारण रहा होगा। तो फिर तो आपने मोदी सुन ली होगी, फिर क्यों सुनना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं, कौन सी याद रहती है। चलिए साहब, याद भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। उसका जो अंतिम छंद है वो नया सा है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए ताली बजाते रहिएगा सब। देखिए, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, ताली किसी कविता का मापदंड नहीं है। लेकिन मुश्किल ये हो गई इस देश में कि जब ताली नहीं बज रही होती है ना, तो हमारे मन में ख्याल कि मुझे कुछ भी नहीं गम था,
अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। हमें लगता है कि सुनी नहीं जा रही। और इस देश में ताली बजवाने की एक बड़ी गलत परंपरा बन गई। ये रोग हो गया कवियों को कि वो तालियों की गड़गड़ाहट में कविता पढ़ने लगे। ताली नहीं बजे तो उन्हें कुछ कमी नजर आती है। कोई ताली कविता का मापदंड नहीं है, मैं खुद स्वीकारता हूं। लेकिन अब एक दिन में तो हम ठीक हो नहीं सकते। आप ये उम्मीद करो कि हम राम का मंच है एक दिन में ठीक हो जाए, तो बता अच्छा जहां लगे बजाते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। एक पंक्ति पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र, सल्यूट, वाह। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लांग किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से सत्ता बदली, कविता वहीं से शुरू हुई। भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति सबको समझ में तो आएगी। अब ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे मैं नहीं जानता। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद, बहुत अच्छा। ये जगबीर राठी के घर गया मैं, तो वहां एक चौधरी बैठे थे हरियाणा के। वो चौधरी बोले भाई इस बार मोदी नहीं आता। मैंने कहा जी अच्छा नहीं आता, कौन आएगा? बोले भाई दूसरा एक चौधरी और बैठा था। बोले भाई भी मायावती जी आ सकें, ममता जी आ सकें, अखिलेश जी आ सकें, राहुल जी आ सकें, शरद पवार आ सकें, सबके नाम लिए। तो पहला वाला चौधरी बोला भाई जब सत्यानाश होना ही है तो फिर सपना चौधरी के बुरी है। और अच्छे, क्या बात है। भारत माँ के घर में, अच्छा आप समझते हो गजेंद्र मैं हंसा नहीं सकता? नहीं, क्यों नहीं हंसा सकता? मैं इतना हंसा सकता हूँ कि हंसी वालों के पोस्टर भी उखाड़ देता हूँ कई बार, पर समय नहीं है आज। क्या ऐसा क्यों हो जाता है? आप तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन हाँ, जी हाँ, कोई बात नहीं आता है। जी हाँ, आपके पास, मेरे पास नहीं। भारत माँ, तो इन्हों को रखो, क्यों सुन रहे थे? देखो मैं जाट हूं, मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं देश की सर्वाधिक बौद्धिक कौम अग्रवाल समाज के बीच बैठा हुआ हूं। आपने संस्कार संस्कृति का पोषण किया है, रक्षा की है। जितना इस देश में अग्रसेन समाज ने और जैन समाज ने अपनी संस्कार संस्कृति मर्यादाओं का पालन पोषण किया है, अगर हर कौम ने कर लिया होता तो हिंदुस्तान में कोई भी सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता। सुनिए, भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था, तारीफ नहीं की, लेकिन कोई काम ऐसा कर दिया हो जो इतिहास में लिखा जाएगा, तो वो मैंने भी लिखा है। समर्थन चाहता हूं पूरे सदन का, आपको लगे कि इस काम की तारीफ तो होनी चाहिए थी। मोदी की तारीफ नहीं है, एक काम की तारीफ है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था,
जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले से मेरे श्रोता हैं। लेकिन एक बात कह के जाता हूं, भगवान राम के मंच पर गजेंद्र सोलंकी आज की रात की सबसे ज्ञान की जो मेरे पास बात कहने की है, वो मैं कह के जा रहा हूं। आप जिसके साथ उठते बैठते हो और वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का अधिकार उस पर मत छोड़ना। ये तुम तय करना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। बहुत अच्छी बात है। क्या और मैं रिश्ता तय करता हूं, मैं आपसे आशीष मांगता हूं और केवल ये एहसास जीना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मुझे आप कैसे आशीष देंगे। सुनना, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। देश एक चेंज चाहता था और देश का कुछ पता नहीं कब चाहने लगे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का थोड़ी छोटी करता हूं, एक छंद सुनिए, उसमें हरिओम पंवार बोलता है, जो मूल हरिओम पंवार है, जिसको देश ने बहुत, मैं ऐसा महसूस करता हूं, ये भले ही मैं अपनी कॉपी खुद जांच रहा हूं कि देश मुझे बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, आप भी बहुत प्यार करते हैं। जो इस हरिओम पंवार को देश प्यार करता है, वो हरिओम पंवार बोलता है, सुनना, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, मौन मत होके सुनना, मौन होके मत सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, व्यापारी की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन। और मैं कहां तक जा सकता हूं कविता में, यहां तक शायद मैं ही जा सकता हूं, बस सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम ने। अंतिम छंद सुनिए जिसके लिए इस कविता को चाहा आपको। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए,
देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर। देखो साहब, सब कुछ है देश में, 10 सेकंड और दो मुझे। केवल देश में संवेदनाएं मर रही हैं। हर सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने काम नहीं किया होगा। हर सरकार जो कर सकती है करती है, लेकिन संवेदनाएं बचाने में हर सरकार असफल हो गई। एक छोटी सी बात सुना, छोटी सी कहानी है। एक बहुत अमीर महिला एक बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई और दुकानदार को बुलाया, कांच खोल के, कार का शीशा खोल के, और बुला के कहा, मुझे एक जल्दी से सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा करती होंगी। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मरते हुए संवेदनाओं को बचाना ही संस्कृति की रक्षा है, वरना तो संस्कृति की धन दौलत से नहीं बचती, संवेदनाएं जिंदा रखने से बचती है। अंतिम छंद इस कविता का सुनाता हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। 12 लाइन है, ये मेरी 12 डिमांड है सरकार से, आपकी ओर से हैं, जनता की ओर से हैं, देश की जनता की ओर से हैं। ये 12 मांग कोई पूरी कर दे, कांग्रेस कर दे, भाजपा कर दे, सपा कर दे, बसपा कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, कविता लिखना छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक ये 12 मांग पूरी नहीं होती, मैं चिल्लाता रहूंगा, चीखता रहूंगा। एक एक लाइन में एक एक डिमांड है। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना चाहते हैं कि ये मांग हमारी पूरी हो जाए। पहली मांग पढ़ता हूं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से, दागी चेहरों से खाली कर दो। पहली मांग है, इतनी तालियों से नहीं होगी, थोड़ा और उठाओ, तालियां तो होगी। एक एक लाइन में एक एक मांग सुनाना चाहता हूं। संसद को गुंडों से, दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए, सल्यूट, आपने मेरी बात को पकड़ लिया। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। युवा खून बेरोजगार है, ये अफसोस खत्म कर दो। भ्रष्ट व्यवस्था से उपजा है जो आक्रोश खत्म कर दो। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह। आदरणीय मोदी जी लाए जापान का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री, और तीनों को अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में रोड शो अपने घर में। मैं इस दिल्ली में खड़ा होकर बोल के जाता हूं अग्रसेन समाज के अग्रसेन जयंती के इस मंच पर कि आदरणीय मोदी जी, ये देश आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहता है, रोड शो करते हुए देखना चाहता है। और आप दिल्ली के लोग हैं, इस दर्द को जानते होंगे। ये दर्द आपने सहा हो, मैं 28 साल से इस आंसू को पी रहा हूं, 28 साल से दर्द चीख रहा हूं। आपको बात पहुंच जाए मैं कहां बोल रहा हूं, तो मुझे एक बार अब तक की सबसे अधिक ताली बजाकर बताना कि आप इस दर्द के, इस आंसू के, इस चीख के, इस चित्कार के दर्द से कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। आप कम से कम परिचित तो हैं। अगर परिचित भर हैं तो मुझे तालियों से बताना कि आप जानते हैं। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। देश नहीं भूमंडल का परिवेश देख। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए और यहीं विदा करते हैं। गजेंद्र सोलंकी आएंगे, कोई आदरणीय आयोजक आएंगे।
आपको भी धन्यवाद देंगे, कवियों को भी धन्यवाद देंगे। देखो साहब, भारत में पक्षपात खत्म हो जाए ये तो कभी हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ये भी नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत से पाला पोसा है हमने, तो एक लाइन का पक्षपात तो मैं से भी हो गया है, आखिरी लाइन का, और आपकी तालियां उसको मंजूर करेंगी। मेरा विश्वास है कि उस पक्षपात को, अगर ये कामना हो किसी की, ऐसा कोई मिल जाए इस कामना में का लिखा जाए तो फिर कोई गुनाह नहीं है, उस पक्षपात को आप स्वीकार कर लेना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं गजेंद्र सोलंकी को, मेरा बहुत लाडला प्यारा छोटा भाई, जिसको मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। ओज का, सांस्कृतिक विरासत का ऐसा एक स्वर जो दुनिया में जहां हिंदी जानी जाती है वहां भारत की संस्कृति संस्कार का ध्वज लेकर वो कविता सुनाने जाता है। मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे हवाई जहाज से डर लगता है, यहां तक कार में आ जाऊं तो मैं तो बस श्रीनगर आता हूं और बस। ठीक है, ये हमारा छोटा भाई जगबीर राठी इस समय भी किसी को मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा तो इस मोबाइल को बंद करके ऊपर हाथ कर, मोबाइल हटा ले, क्योंकि ताली तुझे बजानी है। बढ़िया, हरियाणवी संस्कार संस्कृति का, लोकल डायलेक्ट का एक बहुत प्यारा सा मुस्कुराहट खिलखिलाहट का मसीहा है ये। हंसते हंसते गंभीर बात कहा जाता है। देखा नहीं आपने, हंसते हंसते भगत सिंह का चित्र आपके आंखों के आगे डाल के ऐसा कर दिया जैसे साक्षात भगत सिंह खड़ा हो। ये गुण केवल हमारे गुणवीर जगबीर राठी में। अंतिम छंद सुनिएगा, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। समर्थन करना, गंभीर पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं एक एक। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर तुम ये सिद्ध करना चाहते हो इस देश में कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारे दिल में है, तो फिर इस देश में अलवर, दादरी और कासगंज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सर, नहीं होने चाहिए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बधाई दीजिएगा आदरणीय हरिओम परमार जी को। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। बहुत धन्यवाद राजेश भाई। सबसे पहले मैं भिवानी मैत्री परिवार को शुभकामनाएं दूंगा, और मेरे बड़े भाई बैठे हैं हंसराज रलहन जी, सोनोटेक स्टूडियो में हम हैं, उन्होंने इस परिकल्पना को साकार रूप प्रदान किया, तो उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे जैन साहब, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई पीके आज़ाद, मेरे अग्रज, मेरे क्षेत्र के गौरव रामचरण सिंह साथी जी, हमारे राजेंद्र कलकल जी, और राजेश जी ने बताया कि वो मेरे मित्र हैं, लेकिन तुरंत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे भी मित्र हैं और मेरे पिता के भी मित्र हैं। तो ऐसा सेतु है कि पिताजी समझते थे कि वो मेरे मित्र हैं और मैं समझता हूँ। और मेरा बेटा भी उनसे मिलेगा तो वो समझेगा कि ये पापा के नहीं मेरे मित्र हैं। ये कला भी उन्हें आती है। और ऐसे राजेश जी जो शताधिक संख्याओं संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, साहित्यिक संस्थाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और हम दोनों जब बात करते हैं तो राजेश जी से मैं यही बात बोलता हूं कि आप ऐसे कितने सारे कार्यों का संतुलन बिठा लेते हो, और भिवानी मैत्री संघ भी, संस्कार भारती भी, अपना परंपरा भी, और अपना व्यवसाय भी, और कवि सम्मेलन भी,
तो वो बदले में मुझसे कहते हैं कि जैसे आप बिठा लेते हो वैसे ही मैं तो इसका उत्तर ये आता है हंसराज जी कि जैसे आप बिठा लेते हो तो ऐसे ही मैं भी बिठा लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, एक आनंद की बात बताऊं। यहाँ रात एक कार्यक्रम में मैं था, तो ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो कार्यक्रम चल रहा था प्रेरणा दर्पण का। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं ये प्रवीण है तो ये गीत भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, छंद भी, हास्य भी, और अपना विद्यालय भी चला लेते हैं, कवि सम्मेलन भी करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरा एक मुक्तक संग्रह आया पिछले दिनों, आप लोग भी मित्र भी आनंद लें। तो उस मुक्तक संग्रह की भूमिका 2 लोगों ने लिखी। एक तो उसकी भूमिका लिखी श्री बालस्वरूप राही जी ने। तो मैं अपना वक्तव्य उन दोनों महान विभूतियों के आसपास समेटता हूँ। तो राही जी ने उसमें मेरा एक मुक्तक कोट किया जब उसका विमोचन हुआ उस समय पर। तो उस मुक्तक की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। कई बार हम कोई चीज लिख देते हैं तो वो सामान्य तौर पर लिख ली जाती है और फिर उधर ध्यान नहीं जाता। तो मैं उस मुक्तक से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे मुक्तक समझता था, मेरा ध्यान उधर नहीं गया। उस किताब में हंसराज जी मैंने ये भी लिखा कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहाँ महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग। तो ऐसी कविताएं पुस्तक के अंदर मैंने लिखी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया उधर। तो बाद में राही जी ने कहा कि इसमें एक मुक्तक ऐसा है जो प्रवीण को समझाता है कि प्रवीण क्या है, और उन्होंने उसके विमोचन समारोह में वो मुक्तक कोट किया। तो मुक्तक यूं था, मेरे मंच के मित्रों ने भी नहीं सुना क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मुक्तक यूं था कि मैं हूं वो दीप जिसे आंधियां जलाएंगी। तो राही जी ने कहा कि आंधी दीप को जलाती है क्या? आंधी तो दीप को बुझाती है। लेकिन ये अजीब बच्चा है, ये अजीब लड़का है, ये अजीब कवि है, ये उल्टी बात करता है और ये कहता है कि मैं हूं वो दीप जिसे आंधियां जलाएंगी, खुद आफतें ही मुझे रास्ता दिखाएंगी। आफत तो आफत में रास्ता भटक जाता है आदमी, पर ये प्रवीण शुक्ल ये कहता है कि मैं हूं वो दीप जिसे आंधियां जलाएंगी, खुद आफतें ही मुझे रास्ता दिखाएंगी, मुझे यकीन है। ये पंक्ति सुनिएगा, ये आप सब यही सोचते हैं, क्या बात? मैंने केवल लिखा है इसको कि मुझे यकीन है डूबा जो मैं समंदर में, मुझे यकीन है डूबा जो मैं समंदर में, तो लहरें बन के सफीना किनारे लाई। सफीना मतलब नाव मान लीजिए, कश्ती मान लीजिए। तो बोले ये इसके यकीन की पराकाष्ठा है, और ये इतनी पराकाष्ठा है कि कोई लहर मुझे समंदर में नहीं डुबाएगी। लहरें भी मतलब यदि डुबाएंगी भी तो लहरें किनारा बन के लाएगी। बहुत अच्छे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सारे आज प्रवीण पर्व के उपलक्ष्य में कि इस यकीन ने ही इस प्रवीण पर्व को जन्म दिया है। क्या बात? इस यकीन ने, इस मोहब्बत ने जो ये ईश्वर ने मेरे प्रति पैदा की। और राजेश जी ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए, मैं कोई केंद्रीय मंत्री नहीं हूँ, कोई राजनेता नहीं हूँ, कोई ऐसा उद्योगपति भी नहीं हूँ कि जिसकी कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही हों। लोग इस कारण कोई कार्य कर रहे हैं, और किसी ने दिवाली के दिन जाकर बस्ती में मिठाइयाँ बांटी, कहीं बच्चों ने डांस किया, कहीं किसी ने वृक्षारोपण किया, कहीं अभी मैं संगीत का कार्यक्रम किसी ने प्रस्तुत किया, और अभी मुझे भेजा है चेतन आनंद ने। तो एक संस्था है, मैं कलरव संगीत महाविद्यालय चलता है, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने मेरी बहुत सारी कविताओं की कंपोजिशंस बनाई, वो उन्होंने उस रूप में प्रस्तुत किया। आज भारत माता मंदिर में कार्यक्रम है एक, वहाँ जाना है मुझे। तो अरविंद जी इस बात पर अड़े थे कि 51वां जन्म दिवस आपका 50 पूरा हुआ है, तो हम 51 दीपक जलाएंगे और उत्सव के रूप में आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि बस ये मोहब्बत है, ये प्यार है, इसमें मेरा शायद कुछ भी नहीं है, ये केवल मेरे गुरुओं का, गुरुजी का मुझ तक पहुँचाया हुआ संस्कार है। तो मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को मुझे बहुत याद आते हैं। वो उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, हमेशा एक बात कही, हमेशा कहा। ऐसा नहीं है कि आदमी विचलित नहीं होता है, कभी कभी जब लगता है कि कुछ विपरीत बातें हो रही हैं या अच्छा करने के बावजूद भी ऐसा लगता है, तो
कभी कभी लगता है मन को कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली कि प्रवीण केवल अपना कार्य करो, सकारात्मक दृष्टि रखो और अच्छा सोचो, सब फिर धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे मेरे गुरुजी और तमाम लोग जिनसे जीवन में सीखा, अब वो बात छूट गई, वो बात जब फ्लो में बोलता हूँ। और ये भी है, मैं तमाम लोगों को भी कहता हूँ, सब जानते हैं, मैंने कई शहरों में 100 बार संचालन किया। गाजियाबाद एक शहर है, वहां मैं पिछले 30 वर्ष में 150 कार्यक्रमों का संचालन लगभग कर चुका हूँ। एक कवि सम्मेलन होता है अट्टहास, 30 साल से तो उसी में जाता हूँ। लेकिन राजेश जी, आज तक वो आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि आपके संचालन को सुनने के बाद, आपकी कविताएं सुनने के बाद हमें लग रहा है कि आप पुराना सुना रहे हो। मतलब आज तक वो आदमी नहीं मिला, और उसका कारण है कि मैं जब भी माइक पर गया, चाहे मैं संचालन करने के लिए गया या मैं कविता सुनाने गया, मैं एक कोरा कागज लेकर गया। क्या बात। मैंने कभी दिमाग में रखा ही नहीं कि मुझे क्या बोलना है, मैंने दिमाग में सोचा ही नहीं मुझे क्या सुनाना है। क्या बात। और अभी भी आपके बीच हूँ, तो मैं यहाँ बैठा था तो तब तक मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूंगा। वहां से यहाँ आने के बाद ये तय हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, ये अब साथ साथ अब मतलब डिसाइड हो रहा है। तो मैंने कहा कि जब मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बोलूंगा, तो हर बार संचालन में फिर वो जो आता दिमाग में वो बोलता रहता हूँ, जो मन करता है सुनाता रहता हूँ। तो आपकी ये प्यार, ये मोहब्बत, और फिर वो बुद्धिनाथ जी वाली बात रह गई। तो बुद्धिनाथ जी ने ये कहा, ये हंसेंगे आप ये बात सुनकर, उस पुस्तक में अंकित है, उन्होंने पुस्तक की भूमिका में ये लिखा, पुस्तक का नाम है खिलौना टूट सकता है, कि यदि आज के युग में 10 भुजा धारणी माँ दुर्गा का आपको कोई पुरुष अवतार देखना हो तो आप प्रवीण शुक्ल को देखना। बढ़िया बात, वाह वाह। मैं बहुत देर हंसता रहा। मतलब शब्द थे कि यदि आपको आज के युग में 10 भुजा धारिणी माँ दुर्गा का कोई पुरुष अवतार देखना तो ये सब ऐसा है कि सार तत्व ये है दोस्तों कि किसी काम को काम ना माने आप, जो लोग इस YouTube से सुन रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूं अपने छात्रों को, आज सोनोटेक में पहली बार कह रहा हूं, पहली बार बोल रहा हूं, आज तक कहीं भी नहीं बोला, अचानक ही मेरे दिमाग में आया है। नए बच्चे भी देखेंगे, नए युवा कवि भी देखेंगे, बहुत सक्रिय लोग भी देखेंगे, तो मैं उनको भी इस प्रवीण पर्व पर अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हर काम को खेल समझिए, हर काम को खेल समझिए। अभी आप एक लड़के से कहो कि भाई तुम्हें यहाँ से लेकर और शाहदरा तक पैदल जाना है, और ये एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को आप ले जाओ और शाहदरा में प्रवीण शुक्ल के घर देकर आओ, लेकिन पैदल जाना है। तो कहेगा यार क्या आपका दिमाग खराब हो गया है कि शाहदरा जाओ पैदल दे के आऊँ, वो तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन अब उसी बच्चे से 15 किलोमीटर चलना नहीं चाहता, पैदल नहीं जाऊंगा 15 किलोमीटर। अब उसी बच्चे से आप ये कहो कि बेटा ये एक फुटबॉल है और हमें 3 घंटे तक फुटबॉल खेलनी है, और इस फुटबॉल को गोल की तरफ जाना है, तो वो उस फुटबॉल के पीछे दौड़ता रहेगा, दाएं ले जाएगा, बाएं ले जाएगा, पसीने आ जाएंगे, उन्हें पहुंच लेगा, और वो बाद में आप उसके टोटल किलोमीटर जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 18 किलोमीटर दौड़ चुका है इस मैदान में, बट वो थका नहीं, उसने उसको एंजॉय किया। वो अपनी रनिंग को नहीं नाप रहा है, वो उसको खेल समझकर एंजॉय कर रहा है, जबकि शाहदरा जाते समय वो उसे काम समझ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो राजेश जी भी करते हैं और मैंने तो करने की आदत डाल दी, कि मैं हर चीज को क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उसको एंजॉय करता हूँ, मंच पर हूँ तो उसको एक खेल समझता हूँ, और अपने विद्यालय में है तो ये मानता हूँ कि ये भी एक खेल है, अच्छी तरह से खेलना है। जैसे हंसराज जी यहाँ सोनोटेक का खेल खेलते हैं कि मुस्कुराहट है और ये चलता रहेगा, तो ये खेल इसी प्रकार से चलता रहे। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मैं केवल एक मुक्तक सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, और उन सभी लोगों को, तमाम लोगों को, राजेश जी संख्या की बात नहीं है, ये अभी कहा कि संख्या 50 हो गई, 65 हो गई ना, कोई मैटर नहीं है, संख्या की बात नहीं है, बात है लोगों की मोहब्बत की। क्या बात? आज भी बेल्जियम से फोन आया कपिल कुमार का, और मैंने कहा कि नहीं, आप जो परिचित लोग हैं वही आयोजन करें, आप परिचित लोग ना करें, जो मुझे जानते हैं और अपने मन से कुछ करना चाहते हैं। और एक पूरी कार्यकारिणी में समस्त प्रवीण शुक्ल जन्मोत्सव समिति, हमारा पीके भी उसका अंग है, और बहुत सारे लोग हैं, राजेश जी तो उसमें
उपाध्यक्ष हैं संस्था में, कीर्ति काले जी उसकी अध्यक्षा हैं, अनिल अग्रवंशी हैं, हमारा प्यारा चेतन आनंद है, सपना सोनी जी हैं जो जिनकी परिकल्पना है, मेरे बड़े भाई निर्दोष शर्मा जी हैं जो लगातार सक्रिय हैं, चिराग जैन हैं, सौरभ सुमन हैं, और आप तमाम लोग जिन्होंने इसको इतना खूबसूरत रूप प्रदान कर दिया है, और देश के तमाम बड़े कवियों का संरक्षण है इसमें, तो उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा एक मुक्तक जो कल मेरी बिटिया ने सुनाया, स्वागत, पढ़िएगा। 1 घंटे के लिए थी वो उस कार्यक्रम में, मेरे पापा बहुत सारी उसने बातें की, और मुझे भी मैंने कहा कि बेटा क्या बोलोगे, तो उन्होंने कहा कि पापा बताऊंगी नहीं क्या बोलूंगी, कार्यक्रम देखना पता लगेगा क्या बोलूं। तो मुझे भी उसने गोपनीय रखा और मुझे भी उसकी श्रोता संख्या बढ़ानी पड़ी, और ये मुक्तक उसने सुनाया। और राजेश जी ये कहकर सुनाया कि एक बार मेरे परीक्षा में कम नंबर आ रहे थे, मेरी पढ़ाई की तैयारी नहीं हो रही थी, तो डैडी ने मुझे 4 पंक्तियां लिख कर दी, और वो पंक्तियां डैडी ने लिखी तो मेरे लिए थी, पर वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। मेरी बिटिया ने कल ये बात वहां बताई, और मैंने कहा कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। तमाम लोगों को जिन्होंने इस पर्व में शामिल होकर मुझे मोहब्बतें दी हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं, और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ये मोहब्बत इसी प्रकार से बनी रहे, तो ये इस पर्व पर आपका मेरे प्रति सबसे बड़ा उपहार होगा। सुन लीजिए कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ नामत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी